हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लैंजीविन थ्योरी ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। ये मटेरियल साइंस का टॉपिक है, या तो मैं इसको बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि जो डायमैग्नेटिज्म मैंने टर्म यूज़ करी है, डायमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म का मतलब, मान लो तुम्हारे पास शेल्स होते हैं ना, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है, इतने शेल्स हैं। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, और ये जो दो जिसके तो वही डायमैग्नेटिक मटेरियल उनको बोलते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बचे। और उन जो इलेक्ट्रॉन्स होना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही डिसाइड करेंगे, यही क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे मैग्नेटिक और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक, केमिकल, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी होती हैं ऑफ मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटाइजेशन। तो जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन ही है, इसका स्पिन 1/2 मान लो, इसका -1/2 मान लो। अब इसका स्पिन 1/2 -1/2 मैंने क्यों बोला, इसका 1/2 इसलिए क्योंकि ये कैसे मूव करता है क्लॉकवाइज मूव करता है, और ये करता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए इसका -1/2 है, तो इसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटाइजेशन। तो देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑटोमोस्ट शेल में, एंड दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल डिसाइड द केमिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। वी हैव 2 outermost electrons having spin +1/2 and -1/2. तो द इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव क्लॉकवाइज एंड +1/2, इफ इलेक्ट्रॉन मूव एंटी क्लॉकवाइज एंड -1/2। ठीक है, बताती हूँ ये चीज़ क्या है। उसके बाद अब देखो, मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन, चलो यहाँ से बता देती हूँ यार, छोड़ो। सो इलेक्ट्रॉन्स आर, तो हम ये इस पैराग्राफ को मैं डिफाइन करूँगी पूरा। ठीक है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी कहानी बता रही हूँ, राम कहानी जो भी है इनकी। तो जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने जो ये ऑर्बिट दिया है, इसमें ये अपने एक प्रॉपर मैनर से मूव करेगा, वेल शेप मैनर। ये जो है इलेक्ट्रॉन अपना पूरा इसमें मूव करेगा, अपने पूरा ये रोटेशन, पूरे चक्कर काटेगा इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, ये प्रोड्यूसेस करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास क्लॉकवाइज मूव करता है, तो तुम्हारे पास जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ANT आ लेगी तो समझ आ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तुम्हारे पास तुम्हारा करंट। ठीक है, ओके, तो वो देखते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास कोई करंट लूप है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ को मूव कर रहा है, तो तुम्हारा जो करंट होगा वो इसके अपोजिट मूव करेगा। ठीक है, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ऊपर अपर सरफेस में नॉर्थ पोल है, और इसका लोअर सरफेस उसमें ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, जब तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंड करंट जो होगा तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो आपका जो मैग्नेट होगा वो, उसका जो मतलब जो करंट लूप जो होगा वो अपवार्ड्स होगा। जो करंट का जो लूप होगा वो, उसकी जो डायरेक्शंस होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अपवार्ड्स। तो इस कारण यहाँ पे हम लिखते हैं M। ठीक है, तो जो मैग्नेट की बात करूँ अगर मैं, तो ये क्या बना रही है, मेरे पास बना रहा है एक टाइनी मैग्नेट। ये टाइनी मैग्नेट बना मेरे पास, क्यों बना बताती हूँ, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ लिखे इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली चार्ज पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज, मीन्स नेगेटिव पार्टिकल मूव इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, एंड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन वेल डिफाइंड पाथ देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट उल्टा चलेगा तो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहा होगा तो करंट उल्टा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाता है तो करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो जो अपर फेज जो होगा, जो अगर इस तरह से होता है, तो अपर फेज जो होता है आपका करंट लूप का, ये अपर वाला फेज जो होता है ये नॉर्थ पोल माना जाता है, और लोअर वाला फेज जो होता है वो साउथ पोल माना जाता है। तब करंट इस तरह से मूव करता है। ठीक है, उसके बाद सो करंट विल बिकम, तो
इतनी बात होगी। सो करंट लूप जो होगा, ये जो करंट लूप है टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, टाइनी मैग्नेट। एंड वी नो एवरी मैग्नेट हैज़ इट्स ऑन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हम जानते हैं कि अपने हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, और साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, हमेशा मूव करते हैं। डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, और जो नॉर्थ है वो अपर है और साउथ जो है वो लोअर लूप है। तो जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड्स जाएगी। तो मैंने तभी तो बोला कि अगर करंट क्लॉकवाइज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके पास जो ये टाइनी मैग्नेट की तरह मूव करने लग पड़ेगा। तो अपर फेज होगा, देन अपर फेज जो होगा आपका वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। सॉरी अपर फेज जो होगा वो नॉर्थ होगा, एंड जो लोअर फेज होगा आपका, लोअर फेज जो होगा वो साउथ की तरफ जाएगा। तो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे भी साउथ से नॉर्थ तरफ मूव हो रहा है, मीन्स अपवर्ड की तरफ आपका जो एरो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी, डायपोल मोमेंट जो होगी मैग्नेट की, वो अपवर्ड्स जाएगी। सिमिलरली अगर हम ऐसा लूप देखें जिसमें आपका करंट जो है, अब करंट जो है वो आगे क्या जाता है, इसकी बात हो रही है, बताती हूँ। ये सारे मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस की बात हो रही है। तो इन जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। उल्टा कर दो उस चीज़ को, है ना। तो अपर फेस क्या बन जाएगा, अपर फेस साउथ बन जाएगा, अपर साउथ बन जाएगा, और दूसरा नीचे वाला नॉर्थ बन जाएगा। तो वही बात है, जब इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरफ क्लॉकवाइज, इस तरफ को है ना, और एंटी क्लॉकवाइज, जब आपका पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और करंट है ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, तो क्या होगा आपके पास कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लग पड़े। तो अपर फेज जो क्या बन जाएगा, वो साउथ बन जाएगा, और लोअर वाला फेज होगा अंदर वो नॉर्थ है। तो जो उल्टा हो गया ना, तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो डाउनवर्ड्स आएगी, एम जो होगा वो डाउनवर्ड्स आएगा, उल्टा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सारा था मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में हो रहा था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी बिल्कुल भी, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे ए टाइनी मैग्नेटिक फॉर्म मीन्स इट हैव डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी साउथ टू नॉर्थ, मीन्स डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट है जो मैग्नीट्यूड होगा, जो एक दो डायग्राम्स बताए मैंने आपको, मैग्नीट्यूड जो है सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट है। सो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम कहीं भी। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी एक दूसरे को एक दूसरे के इफ़ेक्ट को, एक दूसरे के प्रभाव को मतलब ख़त्म कर देगी। मैग्नेटिक मोमेंट किसी की अपवर्ड्स है, किसी की डाउनवर्ड्स है, तो वो कैंसिल कर देंगी एक दूसरे को। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगी वो ज़ीरो आएगी, यानी कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड्स है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड्स है। तो मैंने आपको रीज़न बताया, जब हमारे पास करंट क्लॉकवाइज हो और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो और करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तुम्हारा, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा जो मैग्नेट होगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो मतलब अपवर्ड्स, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये डाउनवर्ड्स आएगा। अब हम डेरिवेशन देखते हैं जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, राइट। तो बहुत इजी है ये, शुरू करते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो जब मैं क्या करूँगी, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अब समझना, मैंने बड़े मस्त से नोट्स बनाए हैं इसके, होगा सारा यही कहीं, लेकिन मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डेरिवेशन को ऐसे लिखा है। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड देखो, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलरली अप्लाई करूँगी तो क्या होगा। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। अब मैं इसकी बात मैंने क्यों शुरू करी, यहाँ पे लिखा है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कैसे देखा जाएगा, तो वो है, ठीक है। मैं लिखूँगी व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर जब मैं अप्लाई करूँगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ही होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बीच में जब ये साइन निकालूंगी प्रोपोर्शनैलिटी का, तो मेरे पास कांस्टेंट ए बनेगा, ये ए। अब ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बनेगा मेरे पास, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसी की बात करी है, ठीक है, ये वो ने बताया, समझाया मैंने तुम लोगों को। तो कुछ टाइम बाद तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बदल जाएगी, यानी कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ भी यहाँ पे है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कुछ टाइम बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे पहुँच गया, आगे जाके मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपकी चेंज होती रहती है। अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अगर ये चेंज हो रही है तो ये चेंज हो रही है तो ये भी चेंज होगी, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, है ना। यहाँ पे देखिए कि 1 मिनट में यहाँ पे, तो 10 मिनट बाद यहाँ पे होगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास। वी नो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो फाई क्या होगा आपके पास, ए बी, और पाई आर का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया, ए की जगह मैंने लिख दिया, 1 2 and 3 मान के चलो। अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है तो आपका फ्लक्स भी चेंज होगा, मैंने आपको बता दिया। तो फ्लक्स जब मेरे पास कभी भी, देखो कभी आपका फ्लक्स चेंज बदलता रह रहा है, जब फ्लक्स कभी तुम्हारा बदलना शुरू हो जाए ना, चेंजिंग फ्लक्स आ जाए, तो तुम्हारी हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो तुमने कहानी कैसे याद रखनी है, तुमने कहानी ऐसे याद रखनी कि सबसे पहले तुमने बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि बी की, बी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मैंने ये कर दिया कि फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारे पास। पहले तुमने ये बात करी। दूसरी तुमने बात करी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। देन जो ये है फ्लक्स, जो है फ्लक्स भी तुम्हारे पास चेंज हो रहा है। तीसरी बात ये है ये आपस में चेंज हो गए। व्हेन फ्लक्स चेंजेस देन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अगला स्टेप बताती हूँ। फिर उसके बाद ईएमएफ जब इंड्यूस हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स इनटू प्ले, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। 5वें पॉइंट पे हम बात, जिसका फार्मूला होगा E=V/D करके। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारे पास बन जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। सारा शुरू से कहानी चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगी तो ऐसे होगा ना, चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है तो फोर्स किस तरह से जाएगी, QE करके दी जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो F=-E/E। तो यहाँ पे क्या होगा, M=-E/E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, यहाँ ऊपर से। छठी बात मैं करूँगी, इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद ये जो A है ना, ये M, ये dB/dt में मतलब तब्दील हो जाएगा, E/-E की वैल्यू जो पुट करेंगे हम यहाँ से। तो वो सारी ये कहानी है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने अब देखो EMF इंड्यूस हुई तो EMF क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज आ जाए तो d/dt लगा दिया, EMF को E से नोट कर दिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव फील्ड तो लगेंगी, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चलती है। तो फार्मूला यहाँ पे जल्दी से लिख देती हूँ मैं EMF का, E=-d/dt, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब तुमने यहाँ पे फाई की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई थी, फाई की वैल्यू तुम इस वाले फाई में पुट कर दोगे, तुम्हारे पास तुमको ये मिल जाएगा E-πr² dB/dt। उसके बाद ये सब हो गया। तो मैंने आपको बताया, अगले स्टेप में बताया कि ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, EMF भी इंड्यूस हो गई, ये भी हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, E=V/D। ये होता है V/D। ये जो V है ना, V, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड EMF को में V को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और D को बोल देंगे 2πr सर्कमफ्रेंस जो भी है, ठीक है। तो E/2πr, तो ये जो इक्वेशन है, ये 6th इक्वेशन जो है आपकी, और पिछली किस E की वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है, ये भी E की वैल्यू है। तो इसी E की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसकी पुट कर दी, मेरे पास कैपिटल E की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने निकाल दी। चौथा स्टेप है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का ये वाला फार्मूला लगाना है, उसको जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ था, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत सॉल्व करा है हमने। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का ये चला हुआ था, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, M/dB/dt E/E। जो कैपिटल E की जो वैल्यू है ना तुम्हारे पास, वो इसी में पुट करनी है। तो कैसे पुट करेंगे, ये जो ये वाला E था ना, ये इस E में मैंने वो पुट कर दी वैल्यू, जो मेरे पास ये निकल के आई, ये मैंने यहाँ पे रख दी। जनरल सॉल्व कर रहे हैं इसको। फिर उसके बाद हमने क्या करा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करा, इस M को नीचे भेज दिया, T को ऊपर भेज दिया, इसको सॉल्व कर दिया, इसको इंटीग्रेट करा V1 से V2, 0 से B, सिंपल इंटीग्रेट। अब बताओ मुझे यहाँ पे V निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। V निकालने की मेरे को ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि तुम्हारे पास कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर आपके पास अगले स्टेप में कुछ टाइम बाद आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तो उस वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस वेलोसिटी को मैंने कैलकुलेट करा है यहाँ पे, इसलिए वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी है, डेल्टा V
क्योंकि चेंज हो रहा है। और आपको एक बात बताती हूँ मैं, जब फिनाइट चेंजेस होते हैं तो फिनाइट के लिए हम इसको लेते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। जब इनफिनाइट चेंजेस होते हैं तो इनफिनाइट चेंजेस के लिए हम इस वाले डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बेसिक है, मतलब इम्पॉर्टेंट था, मैंने बता दिया ऐसे ही, मन किया बताने का तो सोचा। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई आर बी अपॉन 2 ऑफ एम, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमने पीछे जो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें हमने एंड में हम बात कर रहे थे कि डाइपोल मोमेंट जो है मैग्नेट की वो चेंज हो रही है, ऐसा कुछ मैंने बोला था, बताती हूँ। जब मैं आपको ये सारी राम कहानी बता रही थी, फिर हम बोलते थे कि अपवार्ड चला जाएगा और बोलते हैं टीनी मैग्नेट की तरह ये इस्तेमाल होता है। तो जो डाइपोल, अब मैग्नेट है तो मैग्नेट, फिर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो मैग्नेट है उस मैग्नेट की अपनी कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगी, डाइपोल मोमेंट होगी। तो अगर तुम्हारे पास साउथ से नॉर्थ में मूव कर रहा है तो अपवार्ड्स आएगा डाइपोल मोमेंट। तो उस डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे हम एंड में। तो अब बस अब हम उसी डाइपोल मोमेंट की बात यहाँ पे शुरू कर देंगे कि इसके बाद ये सब निकल के अब डाइपोल मोमेंट पे आते हैं। तो देखो, मैंने तो वैसे डाइपोल मोमेंट सॉल्व करी थी, लेकिन जिस तरीके से मैं पेपर में उसको प्रेजेंट करूँगी तो मैंने सोचा कि मैंने ज़्यादा फार्मूलाज मैंने ज़्यादा घुसना नहीं है। ये सब वो चला हुआ था, वो वी की वैल्यू मैंने निकाल दी थी। तो डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, क्यू एम इज इक्वल्स टू आई ऑफ ए। आई क्या होता है, क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 पाई आर अपॉन बी। ये फार्मूला पुट करके उन्होंने ये वैल्यू निकाली थी। और डेल्टा वी की वैल्यू जो हमने निकली थी ये वाली, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी था। लेकिन मैं सोचे इतना फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करना नहीं है। तो जैसे मैंने पढ़ा मैं आपको वैसे बताती हूँ, वैसे आपको कंसेप्ट जो है वैसा बता सकती हूँ पहले मैं। तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। जैसे मैंने याद करा है, मैंने तो ऐसे याद करा है कि तुम्हारे पास ये है ना, तो आप क्या करोगे, एक माइनस लगा दोगे, माइनस ई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, बी वैसे रहने दोगे, 2 2 जब 4 कर दोगे और एम वैसे रहने दोगे इस तरह से। तो मैंने लिखा भी कि स्क्वेयर कर दूंगी मैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी और नॉट विद बी और एम, तो इस तरह से। तो आप देख लो आपको कैसे करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा और ज़्यादा फार्मूला ये नहीं याद करने हैं तो उस करके, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाली, हम बात कर रहे थे हमारे पास जो लास्ट वाला ऑर्बिट था ना उसमें सिर्फ एक ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर तुमको पूरे एटम की बात करनी है, पूरे एटम की, तो एटम पूरे इलेक्ट्रॉन्स की, तो जेड इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब पूरे होल एटम की बात करनी है तो यहाँ पे आपको जेड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड से, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा मतलब जेड से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने इसको जेड से मल्टीप्लाई, ये जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो ठीक है, ये मेरे पास कोई एक पूरे पार्टिकल की बात होगी। अब अगर मान लो मेरे को बहुत सारे एटम्स के लिए करना है, बहुत सारे एटम्स के लिए करना है, तो मैं क्या करूँगी, एन लगा दूँगी, नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी कि एन से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, चाहे तो मैं ऐसे भी कर सकती थी कि सीधे यहाँ पे n से आगे n लिख दूँ और हो जाएगा, मेरा सिंपल बन रहा था, मेरा n लिख के सब कुछ मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई सब कुछ हो रहा था। तो मुझे यहाँ पे m अपॉन v लिखना पड़ा, जिससे मेरे पास ये n आ गए यहाँ पे। तो बताती हूँ ये क्यों किया मैंने, जैसे मैंने किया वैसे बताऊँगी और ठीक है। ये रहा नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होगी पर यूनिट वॉल्यूम की होगी m अपॉन v ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, यानी कि मल्टीप्लाई बाय n से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसको। मैग्नेटिक पूरे वॉल्यूम की निकाल रही हूँ मैं, m अपॉन v इज इक्वल्स टू n होते तो n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, m अपॉन v क्या बन जाएगा मेरे पास, I बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू ये चीज़ एज इट इज़, ठीक है। बताऊँगी 6m कैसे आया है, बताती हूँ। देखो, सो मैंने क्या करा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो मेरे पास n जुड़ गए यहाँ पे, इसको m अपॉन v को हम I लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब b क्या होता है, म्यू नॉट ऑफ h होता है हमारे पास, ठीक है। तो b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, म्यू नॉट ऑफ h मैंने पुट कर दिया। अब काई क्या होता है, I अपॉन h होता है, तो h से h कैंसिल हो गया और मेरे पास ये टर्म बची। अब ये जो आर स्क्वेयर है, ये आर स्क्वेयर की मैं कुछ मतलब क्या ये डिस्टेंस ही होगा। अब देखो आपके पास बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे ऑर्बिट से एक रेडियस इसका निकालूंगी, इसका रेडियस, कितनों का रेडियस निकालूँ यार मैं, कितनों का रेडियस निकालूँ, बहुत सारे रेडियस हैं। तो इस रेडियस को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं रेडियस कैसे फाइंड आउट करूँगी, देखो
हम क्या करते हैं, हम रेडियस फाइंड करेंगे एक्स वाई एंड जेड, कोई 3 ले लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड करके, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड करके मैं कोई 3 ले लेती हूँ यहाँ पे, जिसका मतलब रेडियस क्या हो, आर हो, ठीक है। तो पहले मैं एक्स वाई एंड जेड करके, ये बस ये है, इसका रेडियस क्या है मेरे पास, आर है, इसका भी आर, सभी का रेडियस आर है। तो ये क्या है, एक्स वाई और जेड के लिए कर रही हूँ 0,0,0 करते हैं ना हम, जैसे मैथमेटिक्स में करा है। तो एक्स को इस साथ करूँगी, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 0 का स्क्वेयर, लेकिन मुझे आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वेयर करते हैं हम उसको, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर, जेड के स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर, वैसे करके, यानी कि आर स्क्वेयर का एवरेज ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं हमारे पास, मतलब कि आर इज इक्वल्स टू R1 R2 R3, देखो इसको तुम R1 ले लो, इसको R2 ले लो, बहुत सारे रेडियस है तुम्हारे पास, तो कितनों को लोगे तुम, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर का एवरेज आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस जेड का स्क्वायर। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स वाई जेड को हम क्या बराबर लेके चलते हैं, यानी कि आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास फिर 3x का स्क्वायर। अगर तुमको अब इसका भी एवरेज होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, वो आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन 3, इस तरह से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई आर स्क्वायर बाई 3, तुम्हें अभी आर की वैल्यू लिखनी, ठीक है, तुमने सिंपल आर की वैल्यू चाहिए, ये हो गया। उसके बाद तुमको चाहिए, अब नॉर्मली बात करूँगी, कॉपी से बताऊँगी मैं कैसे किया मैंने। अब मैं चलूँगी नॉर्मली कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए करूँगी अब मैं, ठीक है। सो एक्स एंड वाई लेके चलती हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया कैपिटल ऑफ आर। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको स्क्वायर भी करना पड़ता है हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सो यहाँ पे फॉर इनकी वैल्यू सेम होगी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। जो एक्स की स्क्वायर की वैल्यू जो होगी तुम्हारे पास, वो हम क्या है मेरे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर अपॉन 3, इसको हम कैपिटल आर भी मान सकते हैं जो नीचे लिखा है। तो 2r स्क्वायर अपॉन 3 कर दूंगी मैं यहाँ पे। जब इसका रिजल्ट निकालूंगी तो हमारे पास लास्ट आंसर होगा 2r स्क्वायर अपॉन 3, पहले पुट कर दो, और 6m करके कुछ आंसर आएगा नीचे से तुम्हारा, देखो 6m करके, इससे हमारे पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, या तो तुम लोगों को फिर से बताना चाहूँ एक बार मैं, तो फिर से बता देती हूँ मैंने क्या किया है इसमें। पहले मैं इसकी प्रेजेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। फाई इज इक्वल्स टू बी ए, फाई इज इक्वल्स टू बी पाई आर का स्क्वायर, थ्योरी देख लो तुम खुद से, मैंने आपको बता दी क्या चीज़ें हैं। उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूँगी मैं, ईएमएफ की, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ये होती है, फाई की वैल्यू तुमने पुट कर दी, बड़ा आराम सा बेसिक में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई, ठीक है। फिर वेलोसिटी की बात, चेंजिंग वेलोसिटी की बात हुई, फिर मैग्नेटिक मोमेंट्स हम उस पैराग्राफ को ख़त्म कर रहे थे ना, जो थ्योरी वाला पोर्शन था, ये देखो थ्योरी वाला मैग्नेटिक मोमेंट से ख़त्म हुआ ये सारा। मैग्नेटिक मोमेंट की बात एंड पे होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने बताया आपको, और आपको याद भी करना, इतना फार्मूला नहीं याद करना है तो माइनस लगा दो, ई स्क्वायर आर स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, बाकी सब रहने दो, यानी कि कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4m करके बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। इतना आगे मैग्नेटिक मोमेंट आपका निकाल दिया आपने ये। उसके बाद हमने सीधे इस आर की वैल्यू बात कर दी थी कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिट्स है, तुम कितने ऑर्बिट्स का ये रेडियस निकालोगे, तुमको रेडियस भी पता करना है, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, तो तुम आर का एवरेज लेके चलो यहाँ पे, ठीक है। तो तुमको पता है मैंने आपको समझाया ही कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आर का एवरेज अपॉन 3, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद तुम सपोज कर लो कि तुम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो, आप 2 के लिए कर रहे हो, तो एक्स वाई प्लेन के लिए जो वैल्यू है हमने वो पुट कर दी ये वाली, और इसी वैल्यू को हम, ये जो एक एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू ये है, और एक 2, ये सारी वैल्यू जो हमने निकाली इससे नॉर्मल, ये वो निकल के आ गई आर की वैल्यू। इस आर की वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तुमने पुट कर दी सब कुछ पहले ही, तुम्हारे पास बन गया, ठीक है। मैंने पुट नहीं किया था, मैंने बाद में पुट करना बताया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है, जैसे मैंने पहले करवाया आपको नोटबुक में, ठीक है।
तो वही हो गया, डाइपोल मोमेंट तुम्हारे पास बन के आ गई। अब तुमने आगे क्या करा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H करना है तुमने, और यहाँ पे M/V करना है, क्योंकि अब हमने ये सिर्फ एक ऑर्बिट से एक पार्टिकल की बात हो रही थी। ये देखो, ये सिर्फ वन ऑर्बिट की निकली थी, अब मुझे निकालनी है पूरे पार्टिकल की, तो पूरे पार्टिकल की हमको डाइपोल मोमेंट मिल गई। अब मुझे बहुत सारे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की बात करनी, तो M/V करना पड़ा और इनटू करना पड़ा मेरे को N। यहाँ पे M/V इंटू करा मैंने, N यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो आपकी वैल्यू M/V इज इक्वल्स टू I आ गई। मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू ये बनेगी। B की वैल्यू म्यू नॉट H भर देनी है, और सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है, I/H करके फॉर्मूला होता है। आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है, और ये डायग्राम, ये वो नॉर्थ और साउथ पोल के बाद ये अपवार्ड्स है, ये डाउनवार्ड्स है। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड विद मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, उस वक्त ये दोनों आपस में जब प्रेजेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो कैंसिल कैसे करेंगे इन दोनों को, सम नेगेटिव काट कैंसिल करना है, इनको नेगेटिव साइन लगा दो, 2 डायलम आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायमैग्नेटिज्म। आई नो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं पूरा ढंग से समझा रही थी उस करके, है ना। सो थैंक यू।